अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम PS5404 अबनॉर्मल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 8 को स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। सोचें कि एक बच्चा है जो 3 साल का हो गया है लेकिन अभी तक ठीक बात नहीं करता। यहाँ ये बात सोचने की है कि क्या ये सिर्फ लेट डेवलपमेंट है या ये कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इशू है। आज हम जानेंगे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो बचपन से स्टार्ट होते हैं और पूरी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। Topic 30 Introduction. Neurodevelopmental disorders are a group of disabilities in the functioning of the brain that emerge at birth or during very early childhood and affect the individual's behavior, memory, concentration, and her ability to learn. Some disorders first displayed during childhood subside as the person ages. However, the neurodevelopmental disorders often have a significant impact throughout the person's life. यानी ये ऐसे दिमागी मसाइल होते हैं जो पैदाइश के वक़्त या बचपन के इब्तदाई दौर में ज़ाहिर होते हैं और इंसान के रवैये, याददाश्त, तवज्जो और सीखने की सलाहियत को मुतासिर करते हैं। और कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो बचपन में ज़ाहिर होते हैं लेकिन उम्र के साथ कम भी हो जाते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर मसाइल इंसान की पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। द onset of these disorders occur before the children enter the school. These disorders are characterized by developmental deficits that cause impairment in personal, social, academic, and or occupational functioning. The range of developmental deficits varies from very specific limitations of learning, control of excessive functioning to global impairments of school skills or intelligence. Clinical presentation of these disorders include symptoms of excess as well as deficits and achieving expected milestone. यानी इन मसाइल की शिद्दत जो होती है ना वो मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सीखने की मुश्किल होती है, जबकि कुछ में जहनी या तालीमी कमज़ोरी होती है। अब इसे आसान तरीके से समझोगे, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट के मसाइल होते हैं जो बचपन में ही स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चे की लर्निंग, बिहेवियर, अटेंशन और मेमोरी जो होती है ना उसको मुतासिर करते हैं। यानी हर बच्चे में सेवेरिटी मुख्तलिफ होती है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिसऑर्डर स्कूल जाने से पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी 2 टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव एंड डेफिसिट्स। जो एक्सेसिव है ना उसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा होना, यानी हर वक्त बच्चा ज़्यादातर हरकत करता है, हाइपर एक्टिव होता है, उसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करने की होती है, क्यूरियोसिटी होती है उसमें। एंड यानी इसमें जो बच्चा होता है ना वो क्लास में बिल्कुल भी नहीं बैठता, हर वक्त हरकत करता रहता है। ये एक्सेसिव सिम्टम्स होते हैं। और जो डेफिसिट्स है ना इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि इसमें बच्चा कम अटेंशन लेता है, स्लो लर्निंग होती है, बच्चा जल्द चीज़ें भूल जाता है और पढ़ाई में उसको सही तरीके से समझ नहीं पाता कि किस तरीके से स्टडी करनी है। ये डिफेक्ट्स सिम्टम्स होते हैं। Next topic is topic 31, intellectual disability. The major disorders in category of neurodevelopmental disorders in intellectual disability, formerly known as mental retardation in DSM-IVTR. The onset of these disorders occur during the developmental period and includes both intellectual and adaptive functioning deficits in conceptual, social, and practical domains. There are few distinct features in this intellectual disability. यानी जहनी मजूरी एक अहम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। पहले इसे DSM-IVTR में मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, लेकिन अब इसका दुरुस्त जो नाम है ना वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ये मसला बचपन के इब्तदाई दौर 18 साल की उम्र से पहले में शुरू होता है और इसमें 2 बड़ी चीज़ों में कमी जो है ना वो डेफिट्स होती है, यानी कि जहनी सलाहियतों में कमी हो जाती है। ये इंटेलेक्चुअल फंक्शंस है। डेफिसिट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सच एज डेफिसिट्स इन रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, judgment, academic learning, and learning from experience. Deficits impairments in adaptive functioning such as conceptual, social, and practical domains. The individual fails of meet standards of personal independence and social responsibility in one or more aspects of daily lives, such as communication, social participations, academic or occupational functioning, personal independence or home or community setting. The deficits begin during the developmental period before the age of 18. यानी कि ये जो एज होती है इसका मतलब ये है कि बच्चे को सोचने में, रीजनिंग में मुश्किल होती है, मसला हल करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको मुश्किल पेश आती है, यानी मनसूबाबंदी, प्लानिंग में वो कमज़ोर होता है और गहरी जो थिंकिंग होती है ना, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी कम होती है। सोच, फैसला करने, जजमेंट में मुश्किल होती है। पढ़ाई को तजर्बे से सीखते हैं और वक्त के साथ साथ इनकी ये चीज़ थोड़ी सी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और रोज़मर्रा ज़िंदगी की महारतों में कमी, अडेप्टिव फंक्शनिंग होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चा या फ़र्द अपनी रोज़मर्रा के काम जो है ना वो सही तरीके से नहीं कर पाता, जैसे कि कम्युनिकेशन यानी बातचीत में मुश्किल होती है। दैन सोशल पार्टिसिपेशन है यानी समाजी मेल जोल में उसकी जो है ना कमज़ोर मेल जोल होता है। एकेडमिक या जॉब स्किल्स में मुश्किल होती है। पर्सनल इंडिपेंडेंस यानी कि ज़ाती खुद मुख्तारी या घर जैसे
बाहर या खुद को अब बाहर जाके काम करने में उसको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अच्छा, आसान अल्फाज में अगर समझें इसका कॉन्सेप्ट तो वो ये है कि फ़र्द ना सिर्फ पढ़ाई में पीछे होता है बल्कि अपनी रोज़मर्रा के कामों में भी दूसरों की मदद का मोहताज होता है। अहम बात ये है कि ये तमाम मसाइल बचपन में 18 साल से पहले शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टॉपिक 32, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। The criteria might be overlapping, but the following three criteria must be met to diagnose someone with intellectual disability. One, deficits in intellectual functions confirmed by the both clinical assessment and individualized standardized intelligence testing. Second is deficits in adaptive functioning that fail to meet development and social-cultural standards of the personal independence and social responsibility. And the third one is without ongoing support, the adaptive deficits limit functioning in one more activities in daily lives, communication, social participation, independent living across multiple environments such as home, school, work and community. यानी इससे मुराद ये है कि जहनी माजूरी डायग्नोस करने के लिए 3 अहम कंडीशंस होती हैं जो लाजमी पूरी होनी चाहिए। अगर ये तीनों ना हों तो डायग्नोसिस नहीं लगता। यानी कि ज़हनी नंबर 1 पर है ना, वो है इंटेलेक्चुअल फंक्शंस यानी सलाहियतों की कमी, यानी बच्चे की थिंकिंग पावर कम होती है। ये कैसे पता चलता है? डॉक्टर जो होते हैं ना वो क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, मुशाहिदा और सवालात करते हैं। आईक्यू टेस्ट ये स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, इसके थ्रू ये टेस्ट लिया जाता है। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है ना उसमें मसला हल नहीं कर पाता, सादा बात समझने में भी वक्त लेता है। एंड जो सेकंड है ना डेफिसिट अडेप्टिव फंक्शनिंग, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सलाहियतों की कमी, ठीक है। ये इसमें ना बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाता, यानी अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता। मिसाल के तौर पर जितनी उम्र के बच्चे खुद खाना खाते हैं ना या बातचीत करते हैं, ये बच्चे नहीं कर पाते। एंड द थर्ड वन इज़ कि बगैर ना मदद के जो इनकी ज़िंदगी है ना वो ये गुजार ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इनको मुश्किल महसूस होती है, अगर सपोर्ट ना मिले तो इसकी लाइफ में ना डेली लाइफ में बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं, यानी कि डेली लाइफ मुतासिर होती है। ख़ास तौर पर इन चीज़ों में कम्युनिकेशन में, बातचीत यानी कि एंड सोशल इंट्रैक्शन में, यानी कि लोगों से मिलना जुलना एंड इंडिपेंडेंट लिविंग में खुद से जो है ना काम करना या फिर अपना ख्याल रख पाना, ये इनसे नहीं हो पाता, इनके लिए डिफ़िकल्ट्स होती हैं। और ये मसला मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आता है, जैसे कि घर, स्कूल, काम की जगह एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके MCQs कर लेते हैं। ए, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स प्राइमरी अफेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रेन फंक्शनिंग। 2, these disorders usually emerge. C is the correct answer at birth of early childhood. Then 3, neurodevelopmental disorders mainly impact behavior and learning. C is the correct answer. 4, onset of these disorders occur before. B is the correct answer, school injury. 5, developmental deficits cause impairment in. B is the correct answer, personal and social functioning. 6, intellectual disability was formerly known as mental retardation. 7, intellectual disability involves deficits in. B is the correct answer, intellectual and adaptive functioning. 8, intellectual functionings include. B is the correct answer, reasoning and problem solving. Then 9, adaptive functionings include. इसका correct answer है B, conceptual, social and practical skills. 10, deficits mean must begins before at the age of 18. ये 18 की एज से पहले हो जाते हैं start. 11, diagnostic criteria include how many main conditions? 3. 12, intellectual deficits are confirmed by. B is the correct answer, clinical and standardized test. 13, adaptive deficits accept daily life's activities. 14, examples of adaptive functioning include. A is the correct answer, communication and social participation. And 15, without support, adaptive deficits improve. A, improve automatically. B, limit daily functioning. C, disappear quickly. D, affects only sleep. Final answer is B, limit daily functioning. The next topic is topic 33, intellectual disability specified diagnostic criteria. In addition to the main criteria, few specifiers need to be addressed in the assessment. The severity of the disorder must be specified on the following levels: mild, moderate, severe and profound. सबसे पहले ये बात याद रखने की है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को 4 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि ये 4 हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड।
फॉर एग्जाम्पल के सोचें आप एक टीचर हो और क्लास में स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस जो वो कर रहे हैं उसको चेक कर रहे हो। आप नोटिस करो कि कुछ स्टूडेंट्स थोड़ी सी हेल्प से काम कर लेते हैं यानी माइल्ड, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है मॉडरेट, और कुछ को हर स्टेप पर गाइडलाइंस चाहिए होती हैं यानी सीवियर, और कुछ बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर हेल्प चाहिए होती है, वो हो गए प्रोफाउंड। Levels of severity are defined based on adaptive functioning given in DSM-5 and not IQ sources because it is adaptive functioning that determines the levels of support required. Moreover, IQ measures are less valid in the lower end of the IQ range. यानी कि पहले ज़माने में IQ को सब कुछ समझा जाता था, लेकिन DSM-5 ने एक रिवोल्यूशनरी चेंज किया, यानी असल इंटेलिजेंस वो है जो ज़िंदगी में नज़र आए, ना कि सिर्फ टेस्ट में। Global development delay. The clinical severity level cannot be reliably assessed during early childhood under the age of 5 years. Sometimes an individual fails to meet developmental milestone in several areas of intellectual functioning but is unable to undergo systematic accesses. So children who are too young to participate in the standardized testing will be diagnosed as having global developmental delay, but this category requires reassessment after some time. ग्लोबल डेवलपमेंट डिले इसकी शॉर्ट फॉर्म है GTD। को अगर सादा और आम अंदाज में समझें तो ये उन छोटे बच्चों यानी आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के लिए इस्तेमाल होता है जो अपनी उम्र के मुताबिक चीज़ें थोड़ी देर से सीख रहे होते हैं, जैसे बोलना, चलना या समझना। इस उम्र में मसला ये होता है कि बच्चा इतना छोटा होता है कि इसका सही तरह IQ टेस्ट या फिर मुकम्मल असेसमेंट करना मुकम्मल नहीं होता, इसलिए डॉक्टर फौरी तौर पर ना कोई हितमी डायग्नोसिस नहीं दे सकते। इसके बजाय वो ये कहते हैं कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट सुस्त है, जैसे ग्लोबल डेवलपमेंट डिले कहा जाता है। एक आर्जी ये जो होती है ना, ये एक आर्जी यानी टेम्परेरी लेबल होता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और प्रॉपर टेस्ट देने के काबिल होता है, इसे दोबारा चेक किया जाता है और फिर असल मसला या हतमी डायग्नोसिस बताया जाता है। नेक्स्ट इज टॉपिक 34 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर मैं आपको इसका स्टार्ट करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आसान अल्फाज में समझाऊँ ताकि आपके लिए आसानी हो, वो ये है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें फ़र्द दूसरों के साथ इंतहाई कम रद्द-ए-अमल देता है, उससे बातचीत में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं और इसके जो रवैये होता है ना, इसके इंटरेस्ट वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं और इसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत कम होती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ मार्क्ड बाय एक्सट्रीम अनरिस्पॉन्सिवनेस टू अदर पीपल, severe communication deficits and highly rigid by repetitive behavior, interests and activities। यानी ये वही बात है कि ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें बच्चा लोगों से ज़्यादा मुलाकात करना पसंद नहीं करता, यानी कि दूसरों में इसके इंटरेस्ट बहुत कम होते हैं और ये हर एक काम में ना बार बार ये होता है कि चीज़ों को रिपीट करना। कभी कभी जो है ना यूँ भी हो सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर अपना नाम सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में जो लोग होते हैं, और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसका डायग्नोस्टिक यानी कि इलाज का तरीका क्या है या फिर इसको पहचानने का तरीका क्या है कि आगे वो देखते हैं। ए है प्रेसिस्टेंट डेफिसिट इज सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स एंड एज मैनिफेस्टेड बाय द फॉलोइंग करंटली और बाय हिस्ट्री। यानी बातचीत का मसला होता है, मतलब कि सही तरह से बात नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल आप बात करें और वो जवाब ना दे या अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करे, या फिर इशारे में बात बिल्कुल भी ना समझे। बॉडी जो एमिज होता है ना उसका मसला हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में बच्चा आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, यानी सामने वाले को देख कर बात नहीं करता, ना तो वो मुस्कुराता है और यहाँ तक कि हाथ के जो इशारे होते हैं ना वो भी नहीं समझ पाता। यानी बातचीत का मसला होता है, मतलब कि सही तरह से बात नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल आप बात करें और वो जवाब ना दे या अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करे, या फिर इशारे में बात बिल्कुल भी ना समझे। बॉडी जो एमिज होता है ना उसका मसला हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में बच्चा आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, यानी सामने वाले को देख कर बात नहीं करता, ना तो वो मुस्कुराता है और यहाँ तक कि हाथ के जो इशारे होते हैं ना वो भी नहीं समझ पाता। Number 1, deficits in social emotional reciprocity, ranging, for example, from abnormal social approach and failure of normal back and forth conversation to reduced sharing of interest and forth communication. To reduce sharing of interest, emotions are affected to failure to initiate or respond
टू सोशल इंट्रैक्शंस। यानी इससे मुराद ये है कि बात करने में तो मुस्कुराने में, सोशल इंट्रैक्शन में इनका बहुत ज़्यादा कम रुझान होता है। ताल्लुकात बनाने और समझने में मुश्किल पेश आती है ऐसी सिचुएशन में बंदे को, और मुख्तलिफ जो समाजी हालात के मुताबिक अपने रवैये जो होते हैं उसको ढालने में भी मुश्किल पेश आती है। यानी दूसरों के साथ खेलने में या दोस्ती करने में दुश्वारी होती है, और जो हम उम्र बच्चे होते हैं ना उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी लेना पसंद नहीं की जाती। ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। देन सिवियरिटी है कि जो है ना स्पेसिफिक करंट सिवियरिटी इज़ बेस्ड ऑन सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। यानी कि सिवियरिटी का ये जो है ना तयन किया जाता है, इस बात से कहा जाता है कि समाजी राब्ते में कमी और बार बार दोहराए जाने वाले जो रवैये होते हैं ना वो इसमें कितने ज़्यादा पाए जा रहे हैं। देन इसका आगे पॉइंट बी है, restricted repetitive patterns of behaviors, interests, or activities as manifested by the at least two of the following currently or by history. Examples are illustrative, not executive. See text. इसके आगे 3 पॉइंट्स हैं 1, 2 and 3। यानी इससे मुराद ये है कि अब बी पार्ट में ये चेक किया जाता है कि अब हम ये जानेंगे कि वो जो रवैये जो बार बार दोहराए जाते हैं ना और महदूद होते हैं, अब ये जो 3 अलामात दिखाई जा रही हैं ना, इनमें से 2 का होना लाजमी है। यानी 1, 2 और 3 ये जो 3 अलामात बताएंगे ना, ये हम आगे आपको मैं बताती हूँ। इनमें से अगर 2 पाए जाए ना तो बंदे में स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स का जो है ना वो इशू होता है, मसला होता है उस बंदे में। तो जिसमें नंबर 1 पर है कि स्टीरियोटाइप और रिपीटेटिव motor movements, use of objects or speech, e.g. simple motor stereotypes, lining in up toys, flipping objectives। अच्छा, ये जो है ना कॉन्सेप्ट, इसका ये है कि अब हम ये जानेंगे कि इसके जो ये 2-3 होते हैं ना अलामात, वो कौन सी हैं। यानी कि बार बार दोहराई जाने वाली हरकत, जिस्म की एक ही हरकत बार बार करना, जैसे कि यानी हाथ ना हिलाना या हाथ बहुत ज़्यादा हिलाना, चीज़ों को तरतीब से लगाना या घुमाना, जैसे कि खिलौनों को एक लाइन में लगाते रहना, या फिर एक ही लफ्ज़ या जुमला बार बार दोहराना। यानी कि अगर कोई लाइन सुन लिए, कुछ ऐसा लफ्ज़ जो सुन लिए उसको बार बार रिपीट करना और दोहराना। इसकी जो दूसरा पॉइंट है ना उसमें ये कि इंस्टेंसेस ऑफ सेमनेस, इनफ्लेक्सिबल। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि बार बार दोहराई जाने वाली जो हरकत होती है ना, यानी कि जिस्म की एक ही हरकत बार बार करना, यानी कि जो रोज़मर्रा की रूटीन है ना उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी मामूली तब्दीली पर शदीद परेशान हो जाना, गुस्सा करना, रोना चिल्लाना, या हर रोज़ एक ही रास्ता या फिर खाना खाना पसंद करना। यानी कि अगर डिफरेंट खाना दिया जाए ना टाइम पे तो बिल्कुल भी उस चीज़ को लाइक ना करना, एक ही टाइम के मुताबिक चलना और रोज़ सेम ही जो है ना अपनी रूटीन हो उसको फॉलो करना। थर्ड है हाईली रिस्ट्रिक्टेड fixated interest and abnormal in intensity of focus, e.g. strong attachment of to a preconception with unusual objects excessively। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें ये है कि किसी एक चीज़ में गैर मामूली हद तक दिलचस्पी लेना, यानी कि अजीब जो अशिया होती है ना इनके साथ गैर मामूली लगाव रख लेना, या एक ही महसूस मौजू पर तवज्जो रखना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टॉपिक 35, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस टॉपिक 34। यानी इससे मुराद ये है कि ये जो अगला टॉपिक है ना इसका ये पिछले टॉपिक का ही कंटिन्यूजन है, ठीक है, उसका ही कवरियन है, बस इसमें मज़ीद अलामात और वजाहत दी गई हैं। जिनमें नंबर 4 पर है, इससे मुराद ये है कि हाइपर और हाइपो रिएक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट और अनयूजुअल इंटरेस्ट इन सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ई.जी. अपेरेंट indifference to pain, temperature, adverse responses to specific sounds or textures, excessive smelling or touching to of object, visual फंक्शनिंग एंड विद लाइट्स और मूवमेंट्स। यानी इससे मुराद ये है कि हवास का मसला हो जाना, स्वेटी प्रॉब्लम होना, यानी ये बच्चा चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करे। फॉर एग्जांपल जब दर्द अगर हो ना तो फिर भी उस पर रिएक्ट ना करे, यानी कि कुछ भी उसको एहसास ना हो, महसूस ही ना करे, बिल्कुल हल्की सी आवाज़ में भी परेशान हो जाए, यानी कि चीज़ों को बार बार सूंघे, या फिर जो लाइट्स होती है ना उनकी हरकत को बार बार देखना या उन्हीं को घूरते रहना। यानी कि सिंपल इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इसके सेंसेस जो होते हैं यानी सुनना, बोलना और महसूस करना वो नॉर्मल नहीं होते। देन आगे इसमें स्वेटी चेक है, यानी कि मतलब ये है कि ये चेक करना कि मसला कितना ज़्यादा है। इसमें इलाज के लिए ये देखा जाता है कि जो बच्चा है ना उसका कम्युनिकेशन सिस्टम
किस हद तक है, यानी कि वो कितना कम्युनिकेट कर पा रहा है और कितनी के रिपीटेटिव हैबिट्स हैं ना जो उसमें वो पाई जा रही हैं। आगे इसकी सी यानी सिम्टम्स इसके अलामात क्या हैं, अलामात कब शुरू होती हैं, ये मसला जो होता है ना ये बचपन की अर्ली एज में ही शुरू हो जाता है। देन डी है कि ये मसला बच्चे की ज़िंदगी को मुतासिर कैसे करता है, यानी कि लोगों से मिलना, सोशल लाइफ की बहुत कम होती है, स्कूल और काम के तरफ बहुत ज़्यादा कम रुझानात होते हैं और उसकी डेली लाइफ जो होती है ना उसमें बिल्कुल भी इसको चेंज पसंद नहीं होता। इसके आगे ये 3 टाइप्स इज सिवियरिटी इज बेस्ड ऑन सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। देन सेकंड है सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड सिम्टम। देन थर्ड है सिम्टम्स का कॉज क्लिनिकली significant impairment in social, occupational or other important areas of current functioning। यानी कि इसमें यह है कि जो फाइनल चेक है ना, यानी चीज़ें एक्स्ट्रा जो चेक करनी होती हैं इसमें वो ये है कि इंटेलिजेंस जो है ना वो चेक की जाती है कि उसमें कोई इशू तो नहीं है, या फिर जो लैंग्वेज है प्रॉब्लम उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर किसी और वजह से तो कोई ये मसला नहीं हो रहा बच्चे में, और जो मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है उसको ये चीज़ भी चेक की जाती है, और जेनेटिक इशू भी हो सकता है ये भी चेक किया जाता है, और इन्वायरमेंट के जो इशू होते हैं ना इफेक्ट वो भी चेक करते। आगे लेसन नंबर 9 है, इसको ये हमारा हो गया लेसन नंबर 8 कंप्लीट। आई होप से कोई आपको ना अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो व्यूवर्स अभी हमारे MCQs रह गए टॉपिक 35 और 34 35 के हवाले से, तो अभी ये कर लेते हैं देन वीडियो को एंड करते हैं। सो व्यूवर्स हम MCQ स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो बता देती हूँ कि जो अब मैंने आपको बीच में मेमोरी रिकॉल इमेजेस दिए मैंने इनके, आप तो या तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें या फिर इनको आप नोट आउट कर लें। अगर आप सिर्फ MCQs की जो MCQs के अलावा ये लेक्चर के इमेजेस है ना, अगर आप इन्हीं को अपने पास रख लें तो एग्जाम से पहले अगर आप देखेंगे तो आपको मेमोरी रिकॉल हो जाएगी, आपके लिए आसानी होगी, इसलिए आपको इमेजेस दिए गए ताकि आप उनको सेव कर लें अपने पास। अच्छा स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स प्राइमरली अफेक्ट्स A physical strength, B social communication and behavior, C vision only and D hearing only। The correct answer is B social communication and behavior। Then 2, a child with autism may avoid eye contact। उसका जो eye contact होता है ना वो बहुत weak होता है, वो बिल्कुल eye contact नहीं करता। 3, repetitive behavior includes, C is the correct answer, repeating words or actions। 4, sensory issues means, C is the correct answer, over or under reaction to stimuli। and 5, autism symptoms usually start, ये कब स्टार्ट होते हैं, ये अर्ली चाइल्डहुड यानी बचपन की उम्र में ही स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 6, एकोलेलिया मीन्स रिपीटिंग वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड को बार बार रिपीट करना। देन 7, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म प्रेफर रूटीन, यानी कि वो अपनी रूटीन को बहुत प्रेफर करते हैं, उसमें चेंजिंग बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं होती, उसे अवॉइड करते हैं। 8, सोशल डिफिसिट्स मीन्स नो इंटरेस्ट इन पीपल, यानी उनको लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। 9, ऑटिज्म सेवेरिटी डिपेंड्स ऑन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, की सेवेरिटी जो है ना बिहेवियर और कम्युनिकेशन पर डिपेंड होती है। 10, sensory fascination includes loving, movement or lights is the correct answer। 11, autism affects, ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। 12, रूटीन चेंजेस काजेज एंगर और स्ट्रेस, जो इनकी रूटीन अगर चेंज हो जाए वो इनके गुस्से या फिर स्ट्रेस की वजह बन सकती है। 13, ऑटिज्म कैन अकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। 14, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स आई कॉन्टैक्ट एंड गेस्चर्स। 15, ऑटिज्म डायग्नोसिस रिक्वायर्स persistent symptoms। So these are all the MCQs according to this topic। सो व्यूवर्स ये जो MCQs मैंने आपको दिए ना लेसन के स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, MCQs आपने कभी मिस नहीं करना क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब रिपीटिव होते हैं ना MCQs हुए हैं, ठीक है। और आपके पास्ट पेपर्स के हवाले से भी ये सेम MCQs हैं जो रिपीट हुए हैं। सो बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।